बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर फिक्स्ड हैं। ये ईरान और अमेरिका के जो दूसरा राउंड है मुज़ाकरात का, जिसके ऊपर अभी तक तो एक ऐसी सूरत हाल है कि ईरान ने जो है वो कंफर्मेशन अभी देनी है, लेकिन कुछ अमेरिकन ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो अपने ज़राए से ये बता रहे हैं कि ईरान ने भी कंफर्म कर लिया है, बट बज़ाहिर लगता ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है, जो इस वक़्त अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि एज़ स्केड्यूल्ड ये मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएँगे, और अमेरिका भी चाहता है कि मामलात अब तय हो जाएँ, क्योंकि ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। ईरान भी किसी किस्म की मज़ीद जंग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना वो अफ़ोर्ड कर सकता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहाबुद्दीन साहब। आप एंकर पर्सन हैं, यंग हमारे उभरते हुए जर्नलिस्ट हैं। अब तो ख़ैर इनको हम सीनियर नहीं कहेंगे, क्योंकि शायद ये माइंड ही ना कर जाएँ। तो शहाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है आप? जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। हम तो आपसे सीखते हैं, आप हमारे नहीं, सीनियर हैं। नहीं, बहुत-बहुत मेहरबानी है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, एंड आपके लिए दुआ है कि इसी तरह आप जो है वो कामयाब होते रहें। मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट, बाहर आप जर्नलिस्ट जितने भी निकलते हैं, तो क्या एनवायरनमेंट है इस वक़्त इस्लामाबाद? देखिए, इस्लामाबाद में इस वक़्त सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट पे है, लेकिन वो तो पिछले 1 हफ्ते से ही है और तैयारियां भी उरूज पे हैं। लेकिन एक अनसर्टेनिटी भी है इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में, गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। नो वन नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और टॉक्स जो हैं उनके हवाले से भी आप देखें, कल यूएस प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दे दी कि चंद घंटे में जेडी वैंस पहुंच रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि ये तो बस डील भी हो जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि ईरान जो है वो भी रिलक्टेंट है, अमेरिका। मुझे लगता है अल्टीमेटली दोनों फरीकैन जो हैं उन्होंने बैठना तो है, दोनों को ऑफ रैंप चाहिए, दोनों इस जंग में से निकलना चाहते हैं, बट दोनों के सामने एक आग का दरिया है और वो है उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस। दोनों के अपने अपने डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं और दोनों ने कुछ ना कुछ अपनी आवाम को बताना भी है। वैसे तो जिस पीस डील पर पाकिस्तान काम कर रहा है वो विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन के बाद होता आम हालात में यही है कि दोनों फरीकैन जाते हैं और कहते हैं हम जीत गए, देखा हम फतह याब हो गए। लेकिन ये इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मुझे ये लग रहा है कि ईरान जो है वो इन मुज़ाकरात में बैठने से पहले ये तासुर नहीं देना चाहता कि वो डर गया या उसने सरेंडर कर दिया। और ट्रंप भी किसी भी तरह से ये तासुर जो है इसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता। ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि एंड टाइम तक, डील के साइन होने तक, वो ये बाद में कह सके कि भाई मैंने तो ब्लॉकेड भी जारी रखा था, मैं तो अपने मसल्स भी फ्लेक्स कर रहा था, एंड आई फोर्स्ड ईरान इनटू अ डील। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स राइट नाउ, कि वो कहे कि मैंने ईरान को मजबूर किया, मैं पीस हुँ। लाया हूं लेकिन थ्रू स्ट्रेंथ। क्योंकि वो अब देख चुका है डोनाल्ड ट्रंप के उसकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसकी अप्रूवल रेटिंग्स इस वक्त तबाह हो चुकी हैं और जंग के खिलाफ एक नैरेटिव अमेरिका के अंदर पैदा हो चुका है। अब उस हुँ। नैरेटिव को खत्म करने के लिए ट्रंप कुछ बड़ा करना चाहता है। वो कहेगा कि आप लोग नहीं देख पाए कि मैंने ये जंग क्यों शुरू की, लेकिन मेरी दूरअंदेशी को सलाम करें कि मैंने 47 साल से, जब से इस्लामिक रिजीम आई है ईरान में, उस वक्त से लेकर अब तक के सारे तनाज़ात हल कर दिए और मैं तो एक बहुत बड़े पीस मेकर के तौर पर देखा जाऊंगा, जहां पर पीस के लिए मुझे स्ट्रेंथ दिखानी पड़ी। दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू सेल टू हिज ऑडियंस। बल्कि अभी तो ये भी खबरें हैं कि रिपब्लिकन्स जो है वो ये चाहते हैं कि ट्रंप साइन खुद करे इस डील पर, और जब ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पे वापस लैंड करें डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां से अपनी कैंपेन का आगाज करें और एक फतह याब हो के आए हुए शख्स के तौर पर अपने आप को पेश करें। बट ऑन दी अदर हैंड, ईरान जिसने इतना टफ टाइम दिया, जिसने इतनी रेजिस्टेंस दिखाई, क्या वो प्लेट में नैरेटिव रख के दे देगा? ईरान चाहता है कि भाई हम अगर मैदान जंग में एंड टाइम तक डटे रहे, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनके साथ। ईरान की बहुत सी लिमिटेशंस थी, बहुत से लूप होल्स थे, ईरान हैड द कैपेसिटी टू अटैक, बट ईरान के पास अपने डिफेंस के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था, ना आज के दिन तक है। लेकिन ईरान कहता है उसके बावजूद अगर 4 हफ्ते डटे रहे, लड़ते रहे, तो इस सब के बावजूद हम अब मुज़ाकरात की मेज पे सरेंडर का तासुर अगर चला जाए, तो आई गेस इसमें नैरेटिव का एक बहुत बड़ा अमल दखल है।
बट ऑन दी अदर हैंड आप देखें, यूएई ने आज अनाउंस किया है कि स्कूल्स जो हैं वो अब ऑनलाइन से वापस फिजिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये छोड़े, ईरान एयर जो है उसने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को 50 दिन के बाद बहाल करने का कल से ऐलान किया है, 22 तारीख से। 21 तारीख एग्जैक्टली। को तो सीज फायर खत्म हो रहा है। ईरान के या नैरेटिव को देख लें तो वो तो कहते हैं कि भाई ऐसा, आई थिंक कि इस सब के अंदर ईरान जो है उसने टफ टाइम दिया यूएस को, और ईरान अब किसी भी तरह से ये नैरेटिव की वॉर भी नहीं हारना चाहता। ईरान कहता है भाई मुज़ाकरात की मेज पे भी नहीं हारेंगे, हम आपको एंड टाइम तक मीडिया की वॉरफेयर में भी नहीं जीतने देंगे। और ट्रंप के लिए भी यही दर्द सर बना हुआ है। अभी सीएनएन ने एक खबर दी है कि ट्रंप ने अपने मुशीरान को ये कहा है कि मुझे लगता है कि ये पीस डील हो जानी थी, बस मेरे ट्वीट्स ने भी कहीं कहीं काम खराब किया। नाउ अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप जो अनप्रेडिक्टेबल है, कन्वेंशनल सियासतदान नहीं है और इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है, वो काम खराब भी कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि ये मैं इस तरह से बड़े पावरफुल फिगर के तौर पर सामने आ रहा हूं। सो आई थिंक के पीस डील्स भी हो जानी है। और अभी एक और डेवलपमेंट जो आई है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अब ये एलामिया जारी कर दिया कि हम दोनों फरीकैन से सीज फायर की एक्सटेंशन का कहते हैं। इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान ने ऑन इट्स ओन कहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ने ऑन इट्स ओन कहा है। इससे पहले आपको याद होगा जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि मैं दोनों साइड से दरखास्त करता हूं जंगबंदी की, तो वो पहले से एक मुत्तफिक फ्रेमवर्क और एक मुतफिका फ्रेमवर्क और एक पहले से एग्रीड अपॉन चीज थी, और उन्होंने सेरेमोनियली आप कह लें कि बस एक ऐलान ट्वीट किया और दोनों साइड से कहा जी कबूल है। तो मुझे लग रहा है कि अभी वाला जो सीज फायर की एक्सटेंशन है उसके हवाले से भी ऐसा ही होगा, दोनों साइड उसे कबूल तो कर लेगी, लेकिन इनिशियली वी वर होपफुल कि ये सीज फायर की एक्सटेंशन की जरूरत ही ना रहे, जंग जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। दिस इज व्हाट वी वर एंटिसिपेटिंग, दिस इज व्हाट वी थॉट वुड हैपन। लेकिन अब यूं लग रहा है कि एक तो इस्लामाबाद अकॉर्ड नहीं, बल्कि अगर सेकंड राउंड हो भी जाता है, जितने इख्तलाफात हैं शायद एमओयू ही हो, सेकेंडली सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। और अभी एक और खबर आ रही है कि जेडी वैंस तो अभी व्हाइट हाउस के अंदर एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग अटेंड करने जा रहे हैं, सो स्टिल नेक्स्ट फ्यू आवर्स इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि ही वुड डिपार्ट फॉर इस्लामाबाद। और बड़ा लंबा सफर है उनका, पेरिस में उन्होंने रुकना भी है या किसी और यूरोपियन मुल्क में रिफ्यूलिंग के लिए भी, और 15-17 घंटे उन्हें लग जाने हैं। ईरान के वक्त का तो कोई नहीं, उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एस्कॉर्ट करके ले आएगी 3 घंटे में। लेकिन आई थिंक कि ये बात जो है ये वेडनेसडे के आखिरी फ्यू आवर्स या फिर थर्सडे के इनिशियल कुछ जो मॉर्निंग आवर्स हैं, अर्ली आवर्स हैं, उन तक जाएगी। ठीक है, ठीक है। इट मीन्स के जैसा कि आपने कहा है कि इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स इन फैक्ट, और लगता यह है कि दोनों मुल्कों की जो इंफॉर्मेशन के उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्स के ऊपर बैठे हुए हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, वो तो लगता ये है कि वो जितना भी उनके पास टाइम होता है ही कीप्स ऑन राइटिंग ट्वीट्स, बाकी वो कुछ करते नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम इस जायजा लें, इस वक्त जो सिचुएशन है बेसिकली वो इवेंट्स से जुड़ी हुई है। ये अब जबकि पता था अमेरिका को कि भाई हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ईरान ने अगर कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने का ऐलान, जबकि हमारे फील्ड मार्शल जो है ही वाज इन ईरान एट दैट टाइम, तो उस वक्त उनको इस किस्म की कोई ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी कि हम ये ब्लॉकेज जो है वो नहीं खत्म करेंगे। नेचुरली उसने इरिटेट किया, बिकॉज जाहिर है कि ईरान के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की वॉइसेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की आरा और आइडियाज रखे हुए हैं लोग, जो कि कुछ हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ चाहते हैं कि ठीक है जी डिप्लोमेटिकली चीजों को लेके जाया जाए, कुछ पोलिटिकली लेके जाया जाए। इस किस्म का फिर जाके उनके जहाज के ऊपर जो उनका कर देना हमला, तो डू यू थिंक कि ये कुछ इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये फासला जो है वो ज्यादा बढ़ गया, बजाय इसके कि इसको नैरो डाउन होना चाहिए था? एग्जैक्टली देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। देयर वाज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट ऑन ईरान एंड। ईरान क्यों अमेरिका पे ट्रस्ट करता, लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान आपके साथ बैठ है और अब फिर आप ईरान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान अपनाए हुर्मुज़ खोल के पूरी दुनिया के तैयार वो बहरी जहाजों को कहे कि जी 100 बिस्मिल्लाह गुजरे इधर से, लेकिन आप ईरान का ब्लॉकेट लगाए रखें कि ईरान के किसी भी बंदरगाह से रात कोई जहाज आ सकता है ना जा सकता है। ये बात समझ में नहीं ना आती, ये सीबीएम्स की बात नहीं रह जाती। दिस इज नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एंड नाउ इवन डोनाल्ड ट्रंप इज एक्यूजिंग ईरान
ऑफ सीज फायर वायलेशंस, जो कि खुद भी नहीं समझ आता ट्रंप ने जो इनकी एक वेसल के ऊपर अटैक करवा के उसका कंट्रोल संभाला। तो आई डोंट थिंक कि ट्रंप कर क्या रहा है। लेकिन वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अभी इनके अपने मीडिया ने खबर दी है कि वो जो एक अमेरिकी पायलट फंस गया था ना ईरान के अंदर, और उसके रेस्क्यू के लिए अमेरिका ने हालिया मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उसमें ट्रंप को बिठाया ही नहीं मीटिंग में। कि ट्रंप जनरल्स को ये टेंशन थी कि ट्रंप को ये अजीब सा हुक्म दे देगा और पूरा ऑपरेशन को मैसअप कर देगा। है तो हमारा कमांडर इन चीफ, एट द एंड ऑफ द डे हमें इसका हुक्म मानना पड़ जाएगा, तो इसे उस मीटिंग में बिठाते ही नहीं है। इसे उस ऑपरेशन की बस अपडेट्स देते रहेंगे, ये हमारे साथ ना ही बैठे तो बेहतर है। तो डोनाल्ड ट्रंप के अहकाम, डोनाल्ड ट्रंप की ये तमाम तर चीजें, आई थिंक कि ट्रंप जो है वो अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, अपनी इस नॉन अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन होने को एज अ स्ट्रेंथ देखता है, लेकिन कभी कभी वो एज अ वीकनेस भी सामने एस्टैब्लिश हो जाती है। सेकेंडली आप ये देखें कि ये इसराइल की जंग थी नहीं, और अब अमेरिका को भी ये रियलाइज हो चुका है। अब इस पोस्ट वॉर सिनेरियो को अगर हम देख लें तो दो चीजें हैं, ईरान हारा या अमेरिका हारा। मुर्रिख जब लिखेगा तो उसे जाहिर बात है ईरान का बहुत नुकसान हुआ, ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खोया, उससे बड़ा नुकसान ही कोई नहीं हो सकता। बाकी ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जो बिल्डिंग्स तबाह हुई, जो लोग शहीद हुए, बट लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ईरान हैड नथिंग टू लूज। ईरान के पास हारने को कुछ नहीं था। ईरान के अंदर तो पहले से ही इकॉनमी तबाह हाल थी और प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसे बाद में चले मुसाद ने सैबोटाज करने की कोशिश की, और उन मुजाहिरों के अंदर भी उन्होंने अपना जो एक एजेंडा है उसे शामिल करने की कोशिश की। इनिशियली तो वो मुजाहिरे इकॉनमी के हवाले से थे, जो बाद में अमेरिका और सीआईए और मुसाद ने उन्हें वायलेट करवाया, और जो कुछ भी हुआ वो बाकी एक सब विटनेस कर चुके हैं। अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि 3 बड़े नुकसान अमेरिका के हुए हैं, और ये जंग तारीख में लिखी जाएगी। ईरान की जंग जो है ये अमेरिका का जो एक एंड है। देखिए, नंबर 1, इस जंग के अंदर अबनाए हुर्मज खुलवाने के लिए दीगर चीजें, इवन कुछ ममालिक ने तो अमेरिका को सिर्फ बेसिस इस्तेमाल करने दिए, यूरोपियन, कुछ ममालिक ने तो कहा कि हमारी एयर स्पेस भी नहीं आप यूज कर सकते। सो आई थिंक ईरान जंग की वजह से 3 बड़े कामों में से सबसे बड़ा और पहला काम तो ये हुआ है कि वो जो हम ग्रेट डाइवोर्स की बात करते हैं नेटो की, वो उसकी बुनियाद इस जंग ने डाल दी है। आज नहीं तो कल। देखें, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होगा कि हम कहें कि आज बटन दबाया कल सब खत्म हो गया। वो जो दरार डलनी थी ना, वो ईरान जंग की वजह से नेटो में डल गई। नंबर 2, अमेरिका अगर सुपर पावर की एक नाम निहाद कुर्सी पे बैठा है तो उसके पीछे मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट के खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिका के बेसेस हैं। दूसरा, अमेरिका को बड़ा नुकसान ये हुआ कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पता चल गया कि यूएस बेसेस जो सिक्योरिटी गारंटी थे, जो हिफाजत की जमानत थे, वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। अगर वो लायबिलिटी बन गए हैं तो अमेरिका खुद को नहीं बचा सका। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे एक अमेरिकी तैयारा और उसकी तस्वीर 2 हिस्से हुए हुए हॉट करेगी। और यही वजह थी ना, पिछले साल जब कतर पे इसराइल ने स्ट्राइक की तो सऊदिया ने पाकिस्तान के साथ एसएमडीए क्यों साइन किया? वो इसीलिए साइन किया कि उसे पता लग गया कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज ना काफी, अब जो रही थी कसर थी इस जंग ने निकाल दी। अमेरिका अपने बेसिस का दिफा नहीं कर पाया। वो बेसिस जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बेसिस थे, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि वहां पर फौजी नहीं अमेरिकी रह सकते, वो वर्क फ्रॉम होटल कर रहे हैं। ये चीजें हॉन्ट नहीं करेंगी अमेरिका को। मिडिल ईस्ट, कतर, आप देखें कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, यूएई वाले चाइना चले गए, आज शी जिनपिंग ने मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया। ये भी ओवरनाइट नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट वाले ऐलान कर दें, सुबह ऐलानिया जारी हो जाए कि अमेरिका के अड्डे हमारी सरजमीन से निकल जाएं। बट दूसरा बड़ा अमेरिका को नुकसान ये हुआ कि मिडिल ईस्ट जो है वो अब अल्टरनेट्स की तरफ जाएगा। मिडिल ईस्ट सिर्फ सोली अमेरिका के ऊपर रिलाय नहीं करेगा, और इससे तब्दील होगा मिडिल ईस्ट ऑर्डर व्हिच वुड इवेंचुअली चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। आज ये 2 नुकसान तो अमेरिका के हो गए। तीसरा बड़ा नुकसान ट्रंप को अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हुआ। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, नंबर गेम ऊपर नीचे हो गई तो मुखालिफ तो बैठे हैं इसी जंग की बुनियाद पे ट्रंप का मुआवजा करने के लिए, इम्पीच करने के लिए उसे। तो अब ट्रंप ये कह रहा है कि अमेरिका का तो जो बेड़ा गर्क किया सो किया मैंने इसराइल की ये जंग लड़के, चलो मैं अपनी सियासत ही बचा लेता हूं। अल्टीमेटली एक चीज यही बच गई है, और उसमें भी आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेडी वैंस से भी इनसिक्योर है, तो वो उसे भी उस तरह से क्रेडिट नहीं लेने देगा। इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, सब कुछ है। बट मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेट लूजर बगैर किसी इमोशन के, इसमें मैं कोई इमोशंस नहीं लाना चाह रहा, कोई रेटरिक नहीं लाना चाह रहा, लेकिन जब मैं हिसाब किताब करता हूं ना, तो आप उसमें ये जरूर देखते हैं कि किसके पास क्या था खोने को। उसके पास तो दूसरी पार्टी की सैंक्शंस पहले आपने लगाई हुई, इकोनॉमी आपने उनकी तबाह बर्बाद कर दी, और इस सब के अंदर आपने उनके मुल्क को और यूनाइट कर दिया। इस जंग ने जो ईरान के अंदर एक थोड़ा सा बगावत का अंसर था, वो अब वापस यूनाइट हो गई। आपका जो रिजीम चेंज का ख्वाब था वो मजीद डिले हो गया। आपने इन्हीं के साथ अब करनी है डी।
इन्हीं के साथ डील करने को आप अपनी कामयाबी कह रहे हैं, बट यू वांटेड टू चेंज द रिजीम देयर। तो मैं ये समझता हूं कि इस पूरी जंग के अंदर अमेरिका को इस जंग से एग्जिट चाहिए, ईरान भी नहीं चाहता। देखिए ईरान तो ये जंग शुरू नहीं ना की, ईरान पे तो मुसल्लत की गई, ईरान की ये जंग चॉइस नहीं थी, तो ईरान तो वैसे इस जंग से निकलना चाहेगा। लेकिन आप इससे अचीवमेंट देखते हैं कि जो जंग मुसल्लत करता है, जो जंग का आगाज करता है, अगर वो मुज़ाकरात की मेज पे आके कहता है आई नीड एन एग्जिट, आई नीड एन ऑफ रैंप, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। और आज अमेरिका वो कह रहा है। अच्छा, इसमें इसराइल का जो गो के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रिसेंटली और कई बार उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारा फैसला था, इसराइल का तो ना उसने हमें कहा, ना उसने हमें कन्विंस किया, ना उसका ये फैसला था, जंग का फैसला अमेरिका का था। वो सिर्फ एक पब्लिक कंजम्पशन की स्टेटमेंट्स है। एवरीबडी नोज कि नेतन्याहू साहब जो हैं वो कितने अरसे से लगे हुए थे, माजी के अंदर भी जो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन थी मुख्तलिफ औकात के अंदर उनके सदूर थे, उनको इन्होंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा उनको मिल गया जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, और उनको उन्होंने कन्विंस कर लिया। एंड देन नेचुरली दे हैव अटैक्ड, यू नो, दिस इज द सेकंड टाइम दे हैव अटैक्ड इरानियंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बात करना चाहते हैं अमेरिकन जो हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि जैसे आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अब वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लैंकेट इनको छोड़ नहीं रहा। उसके पीछे बेसिकली ये जो इवेंट्स अगर हम देखें कुछ पिछले एक हफ्ते के दौरान, तो डू यू थिंक कि इजरायली जो हैं वो अभी तक इस सारे प्रोसेस को डिरेल करने, सबोटाज करने, पहले उन्होंने जाके लेबनान को बॉम्बिंग की, उसके ऊपर 24-48 घंटे के अंदर इतनी शदीद के हजारों की तादाद में लोगों को वहां पे उन्होंने शहीद कर दिया और कई हजार जो हैं वो जख्मी कर दिए। और जब वो भी नहीं चला तो फिर उन्होंने जो है ये जो अभी वेसल वाला जो है उनका इरानियन, जिसके ऊपर उन्होंने अमेरिकन, अब सवाल ये पैदा होता है क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट को उनकी जो अमेरिका की जो लीडरशिप वहां पे बैठी हुई है अमेरिका में, मिलिट्री लीडरशिप, क्या उनसे कोई इजाजत ली गई कि हम ये ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं? बजाहिर लगता ये है कि ये ऑपरेशन लेवल के ऊपर ऐसे कोई डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से ये सारे प्रोसेस को सबोटाज किया जाए, instead of narrow downing all this differences which is going on between the two countries. एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी रेज किया। और देखें इसमें दो तीन चीजें हैं। इसराइल भी सोचता होगा, देखें जब पाकिस्तान ने, मुझे तो इस बात पे भी बड़ा, मुझे ये ट्रम्प के जुमले वैसे तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, ईरान पे भी चढ़ाई कर देता है जब उसका दिल करता है, लेकिन मेरे लिए एक ट्रम्प का जो ट्वीट है या उसकी जो एक स्टेटमेंट है बड़ी इंटरेस्टिंग थी। देखिए जब पाकिस्तान सीज फायर करवाता है, पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड ईरान नॉट टू अटैक यूएस, ना ही पाकिस्तान ये कह सकता है आई हैव इंस्ट्रक्टेड यूएस टू नॉट टू अटैक ईरान। हम कहते हैं हमने दोनों को कहा, भाई दोनों की मेहरबानी। ये नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ना, ये गैर सफारती, गैर मुहज्जब रियासतों के दरमियान ऐसी जुबान तो नहीं। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू के ऊपर ही चढ़ गया ना। ट्रंप ने नेतन्याहू साहब को कह दिया कि नेतन्याहू को मैंने इंस्ट्रक्ट किया तुमने लेबनान पे बॉम्ब नहीं मारना। तो वो तो बेचारा नेतन्याहू भी सर पकड़ के बैठा होगा कि मैं तो इधर सीज फायर कह रहा था, मैं कल को कह सकता कि नहीं जी अमेरिका ने कहा था, हमने अमेरिका के कहने पे सीज फायर रिक्वेस्ट पे कर दिया। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आई थिंक कि ट्रंप भी फ्रस्ट्रेटेड है कि ये किधर फंसा दिया मुझे। बहुत सी मिसकैलकुलेशंस थी ईरान के हवाले से। अभी भी जब वो कहते हैं कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है कि ईरान की दो नेवीज हैं, एक कन्वेंशनल नेवी है, एक आईआरजीसी की नेवी है। कन्वेंशनल नेवी जो है उसके बड़े बड़े अलामती बहरी जहाज आपने तबाह कर दिए। जो आईआरजीसी की छोटी असल तबाहकुन ईरान की स्ट्रेंथ है, जो बोट है ईरान की, जो माइंस बिछाने वाली या जो गन बोट्स है, वो तो 70% अभी उनके पास मौजूद है। अपना एक आप देखिए स्टॉक पाइल अगर 70% मौजूद है और रिजॉल्व तो उनके पास को, ईरान वालों के पास मुझे लगता है 150-200% रिजॉल्व होता है लड़ने का। तो वो तो तैयार बैठे होते हैं ना, दे डोंट थिंक। वो कहते हैं कि ऐसे तो फिर ऐसी थी कि बराजेस उन्होंने कितने लॉन्च किए। और एक सरप्राइज एलिमेंट भी था। देखें मैं ये बात पहले भी जो मैंने कही कि अगर हम सहाफी के तौर पर भी देखें तो हमने यही देखना है कि क्या चीज मुनफरिद हुई। हमारे लिए तो खबर के लिए वो क्वालिफाई करेगी। एक सुपर पावर, एक सैंक्शन ज़दा मुल्क के ऊपर अपनी पूरी मिलिट्री माइट लेकर हमलावर हो, वहां पर तो तबाही होनी थी। दिस इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। ईरान में जो हुआ नो वन वाज सरप्राइज, बट अमेरिका के बेसिस पर जो हुआ इट वाज डेफिनेटली अ सरप्राइज। अमेरिका के सैकड़ों फौजियों का जख्मी होना इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस। अमेरिका नाकाबिले तस्खीर नहीं रहा
थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज, फिर वो एंटी ड्रोन और एक एक चीज, फिर इसराइल का जो एक मल्टी लेयर डेविड स्लिंग, एरो, ताड़, और फिर आयरन डोम मशहूर जमाना, ये सब किधर गया? ईरान ने तो आखिरी दिनों के अंदर इस जंग में उन्होंने कह दिया था कि भाई हमने लूप होल ढूंढ लिया इसका, हमने तरीका ढूंढ लिया है, और बाद में अमेरिका जितना मर्जी कहे इंटेलिजेंस चाइना ने दे दी, रशिया ने दे दी, ये तो फिर बाद में ब्लेम गेमिंग होती है ना, ये तो फिर बाद की बातें होती हैं कि वो चीज फलाना ले आया था, लड़ाई के बाद फिर आपको मौका याद आ रहा है। सो आई थिंक कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और यूएस को भी अब इस जंग से निजात चाहिए। ना डोनाल्ड ट्रंप ही अफोर्ड कर सकता है फॉर हिज ओन पॉलिटिकल करियर, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स एज अ सो कॉल्ड ही सही सुपर पावर अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अमेरिका एक्सपोज होता जा रहा है। इस सारे मामले के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द सीज फायर, जैसे आपने कहा कि नेचुरली एक बिहाइंड द सीन बड़ी एक्सटेंसिव डिप्लोमेसी और कॉन्टैक्ट्स जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया, और उसमें पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसहाक डार साहब नेचुरली यानी 24 घंटे जिसमें से उन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया। तो पाकिस्तान का रोल, यानी जो कुछ इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज मीडिया जो है, हम सारे लोग हर नई चीज के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस होता है, बट डेफिनेटली पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के किरदार को, और खासकर ये इन तीन शख्सियात का जो एक रोल है इस सारे प्रोसेस के अंदर है, वो बड़ा एक मिसाली रोल है, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को जो इमेज पूरी दुनिया के अंदर। बिकॉज इफ वी सी द इंडियंस, जो कि हमारे बिल्कुल हमसाया मुल्क है लेकिन हमारा दुश्मन है, और साजिशें करने में ही वो लगा रहता है, और मोदी जो है वो इतना पिग्मी हो चुका है, छोटा बोना सा नहीं होता है जैसे इंडिया इटसेल्फ के, वो पूरे इस प्रोसेस में इररेलेवेंट होके रह चुका है। तो you want to comment on the role that the Pakistan and the leadership of Pakistan जो प्ले किया? डेफिनेटली आपने जो बात की, मुझे ना उस पे हमेशा मैं ये एक कोट बार बार याद आता है पाकिस्तान की इस पूरी अचीवमेंट पे। इंडिया ने 10 साल लगा दिए हमें डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने में, इंडिया ने हमें आइसोलेशन में धकेल दिया, पाकिस्तान कहीं नहीं था और इंडिया विश्व गुरु था। बट वो एक जुमला याद आता है अंग्रेजी का कि दे ट्राइड टू बेरी अस बट दे डिड नॉट नो वी आर सीड्स। उन्होंने हमें दफनाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, हम एक बीज की मानद तनावर दरख्त बन गए, और हमने सिर्फ नेक नियति के साथ आज पूरी दुनिया में एक मुल्क बता दे जो पाकिस्तान के अलावा जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो और ईरान के लिए काबिल कबूल हो, फिर चीन अपना सारा वजन उठा के उस मुल्क के पलड़े में रख दे, और अरब्स भी उस मुल्क के बारे निहारे जा रहे हो। ये एक यूनिक सिचुएशन है जो Even the Russians, they have a confidence on Pakistan. एग्जैक्टली। और इस सब में वेयर इज इंडिया? आप देखिए उनका फॉरेन मिनिस्टर जो बड़ा यूरोप के, सॉरी टू कट यू, यूरोप के हर यानी सदर है, अगर वो सदारती सिस्टम है तो उनके प्रेसिडेंट ने हमारे लीडरशिप को कॉल की, अगर उनका प्रीमियरशिप का वो सिस्टम है तो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की पूरी दुनिया के अंदर। तो ये यानी एक अजीब किस्म का उनके लिए मसला बन गया है इंडियंस के लिए कि अब हम करें क्या। दुनिया में देखें, आपने पॉइंट ये रेज किया, वैसे देयर वाज अ जोक जब शहबाज शरीफ साहब को रोजाना कॉल्स आ रही थी, कभी मैक्रोन की, कभी इटली से, कभी यहाँ से, सो देयर वाज अ जोक कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्री इंटरनेशनल मिनट्स का पैकेज करवा लिया, यूं लगता है, क्योंकि लगातार उन्हें कॉल्स जो हैं वो करनी पड़ रही थी, इंटरनेशनल कॉल्स जो हैं। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, इस वक्त सिर्फ दो मुल्क हैं जो पाकिस्तान की अचीवमेंट से खाइफ हैं, एक इंडिया और एक जो मोदी साहब ने इसराइल में खड़े होकर कहा कि इंडिया इज आवर मदरलैंड एंड इसराइल इज आवर फादरलैंड। Exactly, he said fatherland, so I'm just quoting him. So I guess India and its fatherland, these two countries, इनके अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त, और मैं समझता हूं कि हम इस वक्त भी वो जिस तरह से पाकिस्तान के एफर्ट्स को अंडरमाइन करने की कोशिशें करते हैं, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कभी कोई प्रोपेगेंडा, कभी कोई प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने सिर्फ ये वाला काम नहीं, पिछले 365 दिन पाकिस्तान जिस तरह से एक डिफरेंट कंट्री बन के उभरा है, ये इनिंग्स तबाहकुन है। सबसे पहले बहुत से लोग कहते हैं हमने सिर्फ जंग लड़ी, हमने जंग नहीं लड़ी, हमने गजब जो ऑपरेशन हमारा था बुनियादो मरसूस और मार्का हक जो इंडिया के साथ जंग थी, उसमें हमने एक बेहतरीन स्टेट की तरह पहला एक काम किया, हमने अपनी डेटरेंस एस्टैब्लिश कर दी।
हमने कहा कि भाई हमारे साथ कोई आकर कुछ करेगा तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड पीस के लिए पाकिस्तान की अचीवमेंट ये थी कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह एक्ट करते हुए हमने डेटरेंस एस्टैब्लिश की, दुश्मन को जवाब दिया, बट हमने एस्केलेशन लैडर कंट्रोल में रखी। हमने एस्केलेशन लैडर को अपने हाथ में रखा, हमने उसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दिया, हमने मिसकैलकुलेशंस की का मार्जिन खत्म कर दिया। फिर दूसरी बड़ी अचीवमेंट जो पाकिस्तान की है, एक्चुअली देखिए पाकिस्तान दुनिया की पाकिस्तान पाकिस्तान शोड एज अ मैच्योर नेशन, जैसे एक मैच्योर कौम होती एग्जैक्टली है। हमने जंग के मैदान के अंदर भी मैच्योरिटी दिखाई, हमने डिप्लोमेसी के अंदर भी मैच्योरिटी दिखाई, हमने सियासत के अंदर भी मैच्योरिटी दिखाई। बट ऑन द अदर हैंड इंडियंस जो हैं वो बेसिकली वो वही जो उनकी बॉलीवुड का जो एक सिस्टम चलता था एक जमाने में, स्टिल वो उससे अपने इमेजरी का जो एक उन्होंने खोल बनाया हुआ था, उससे अनफॉर्चुनेटली मोदी साहब और उनकी सारी टीम जो है वो बाहर नहीं निकल सकी। और वो जो गोदी मीडिया है उनका, बेसिकली वो भी अब आई डोंट नो के जब उनके प्रोग्राम्स को सुनते हैं तो बड़ी अजीब, यानी बच्चे भी बैठ के इस किस्म की डिबेट और डिस्कशन नहीं करते। बिल्कुल, मैं इस पे इख्तिताम पे सिर्फ ना एक तो सबसे पहले एज अ वेरी कंसर्न नेबर मैं तमाम इंडियन मीडिया के जितने एंकर्स हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। मैं उनकी सिचुएशन को समझ ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि जिस तन से गुजरे वही तन जाने, पता नहीं उन पे आज क्या गुजर रही होगी, पता नहीं किस तरह से वो रोज सुबह उठकर आकर खबरें देते होंगे जिनमें हर तरफ पाकिस्तान का जिक्र होगा। तो एक तो वो हमारे नेक तमन्नाएं और जस्ट वन थिंग फॉर देम कि गेट वेल सून। नंबर टू, जो हमारी इंडियन ऑडियंस है, वो लोग नहीं जो इंडिया में रैशनल बात करते हैं, वो लोग जो बीजेपी की हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी और नफरत के एक नैरेटिव को लेकर चलते हैं। आप लोग खुदारा ना सीएनएन देखिएगा, ना बीबीसी देखिएगा, ना अल जजीरा देखिएगा, ना फ्रांस 24 देखिएगा, ना डीडब्ल्यू देखिएगा, ना टीआरटी देखिएगा, ना रशिया टुडे देखिएगा। दुनिया का कोई मीडिया चैनल आपने नहीं देखना, क्योंकि उसपे सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की बात हो रही है। आप धुरंधर देखें, और उससे भी अगर आपको अफाका नहीं होता तो आप धुरंधर द रिवेंज जो उसका सेकंड वर्जन आया है वो देखें। सिनेमाज में लगी हुई है, बहुत बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस चल रही हैं, बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पे भी आ जाएगी। पायरेटेड ना देखिएगा, ताकि जो हेट का नैरेटिव फैलाने वाले हैं वो पैसा कमा सकें नफरत फैलाकर। लेकिन बेचारे इस वक्त उनकी सिचुएशन, लेट्स बी ऑनेस्ट, बड़ी काबिले रहम और काबिले तरस है। तो मैं तो उनके जख्मों पे मजीद नमक नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ इज़हार हमदर्दी कर सकता हूं एज अ वेरी कंसर्न नेबर। बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब, थैंक यू वेरी मच एंकर पर्सन एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर इन कॉन्टेक्स्ट टू ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह अगले मे बी 24 आवर्स, जैसा कि आप रेफर कर रहे थे। और चूंकि अभी तक ब्रेकअप की कोई बात नहीं हुई, ये वो सारी बेसिकली मैसेजिंग है और डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो कुछ ट्वीट्स की जा रही हैं, जो बातचीत की जा रही है, डेफिनेटली यू आर वेरी राइट इनिशियली जो आपने कहा कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एंड नेचुरली इरानियंस जो कि उनकी पूरी कौम जो है, जो कुछ चंद हफ्ते पहले जंग से वहां पे एक डिवीजन भी दिखाई दे रही थी, वो हमने देखा है कि उसको इस जंग ने जोड़ दिया, उसको यूनाइट कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपका, Thank थैंक you यू। very much for your time, for having me on your show, and it's always an honor to talk to you and learn from our seniors. You are always welcome and all prayers for your success.